हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार बॉटनी क्लास यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है बीएससी थर्ड ईयर के बायोटेक पेपर का टॉपिक क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म या जर्म प्लाज्म का हिमशीतीकरण। हिंदी में इसको बोलेंगे जर्म प्लाज्म का हिमशीतीकरण। अब सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं कि जर्म प्लाज्म किसको बोलेंगे और फिर उसके बाद में अपन इस वर्ड का मतलब समझेंगे कि क्रायो प्रिजर्वेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, नाउ जर्म प्लाज्म का अगर अपन सिंपल भाषा में मीनिंग ले तो अपन कह सकते हैं कि जेनेटिक जो संगठन है, किसी भी जीव का जेनेटिक संगठन जो है उसको हम उसका जर्म प्लाज्म बोलेंगे। यहाँ जेनेटिक संगठन या आनुवंशिक संगठन से मतलब क्या हो गया कि लाइफ का फॉर्म, और लाइफ फॉर्म का अगर अपन सबसे छोटी यूनिट देखें तो एक सेल है, यानी कि एक सिंगल सेल जिसके अंदर उस जीव को बनाने की पूरी इंफॉर्मेशन हो या उससे संबंधित पूरा जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसका जर्म प्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, और पृथ्वी के ऊपर अपन देखते हैं कि सैकड़ों ऐसे प्लांट और दूसरे एनिमल्स हैं जिनका जर्म प्लाज्म हजारों सालों से चला आ रहा है, जिसको अपन अगर संयुक्त रूप से कहें तो क्या बोलेंगे, जेनेटिक रिसोर्सेज बोलेंगे। ठीक है, और किसी पृथ्वी के किसी भी हिस्से या किसी भी देश का अपन देखते हैं एक जेनेटिक रिसोर्सेज होता है। और आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे प्लांट्स या कुछ ऐसी जो स्पीसीज हैं वो लगातार क्या होती जा रही है, डिग्रेड होती जा रही है या विलुप्त होती जा रही है, एक्सटिंक्ट होती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी प्रजातियां जो विलुप्ति के कगार पर है या जिनको खतरा है, ऐसी प्रजातियों को बचाना हमारी प्रायोरिटी पर है, यानी कि उनके जर्म प्लाज्म को बचाना। सीधी सी बात है, उनका जर्म प्लाज्म। और अगर देश के अकॉर्डिंग बात करें तो हर देश ये चाहेगा कि उसका जो जेनेटिक रिसोर्सेज है उस जेनेटिक रिसोर्सेज को वो कायम रख सके या उसको बचाया जा सके। तो यहाँ अपन देखते हैं कि टिश्यू कल्चर के अंदर या प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर भी हम देख सकते हैं कि कुछ रेयर पादप जो है या जो ऐसे पादप जो एक्सटिंक्शन के खतरे पर है उनको हम प्रिजर्व कर रखें, लेकिन लाइव फॉर्म में। प्रिजर्व तो कर रहे हैं लेकिन लाइव फॉर्म में। लाइव फॉर्म का मतलब हो गया कि हम उनसे वापस रीजनरेट कर सके, रिकल्चर कर सके उन सेल्स को। तो जर्म प्लाज्म का तो मतलब समझ गए कि जर्म प्लाज्म क्या है। सिंपल भाषा में जेनेटिक मटेरियल, किसी जीव का जो जेनेटिक मटेरियल है वो उसका जर्म प्लाज्म कहलाएगा। और सबसे छोटी यूनिट की बात करें तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म की, तो एक सेल जिससे हम पूरा का पूरा उस जीव को या ऑर्गेनिज्म को वापस रिकल्चर कर सके। ठीक है, नाउ इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है हमें, वाई द नीड ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म, क्यों आवश्यकता है। अभी अपन ने बताया कि कुछ ऐसे जीव जो है या कुछ ऐसी पादप प्रजातियां जो या तो विलुप्ति के विलुप्त होने के खतरे पर है या उनको बहुत ज़्यादा खतरा है कि निकट भविष्य में वो विलुप्त हो जाएंगी, या बहुत रेयर है, या जिनका नेचुरल रूप से जो है वो जीवित रहना संभव नहीं हो पाएगा कुछ आने वाले वर्षों में। तो ऐसी स्थिति में अपन देखते हैं कि ऐसी प्लांट स्पीसीज या ऐसे जो एनिमल्स है उनके टिश्यू को या उनके जेनेटिक मटेरियल या उनके जर्म प्लाज्म को हमें प्रिजर्व कर रखना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में क्रायो प्रिजर्वेशन जो है इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब नाउ बात करते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन वर्ड का या हिमशीतीकरण का। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि हम अल्ट्रा लो टेम्परेचर पर, अति लो टेम्परेचर, अति निम्न ताप पर किसी जीव को या सेल्स को क्या करें, प्रिजर्व करें, उसको अपन क्या बोलते हैं, हिमशीतीकरण या क्रायो प्रिजर्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या मतलब हो गया, अति लो टेम्परेचर पर या अति निम्न ताप पर। नॉर्मली अपन देखते हैं कि जो सेल्स है, जैसे आप एक छोटा सा कंसेप्ट लेते हैं। सबसे पहले अपन घर के अंदर, फ्रिज के अंदर, हमारे घर के अंदर फ्रिज में हम कुछ चीज़ें रखते हैं और कुछ चीज़ों को, सेम चीज़ों को हम बाहर रखते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर। तो अपन क्या देखते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पर जो चीज़ें हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती है बजाय या तुलना में किसके, जब फ्रिज में रखी है। ऐसा क्यों होता है,
सिंपल कंसेप्ट है कि जब हम फ्रिज के अंदर रखते हैं तो वहाँ कुछ निम्न तापमान पर चीज़ें पड़ी होती है। जैसे अगर नॉर्मल टेम्परेचर कितना है 25 से 30 डिग्री है, तो वहाँ अपन देखते हैं कि 4 या 5 डिग्री के ऊपर या 1 या 2 डिग्री के ऊपर अपन फ्रिज के अंदर उनको रखते हैं। तो फ़र्क क्या पड़ा इससे? मेन फ़र्क होता है कि लो टेम्परेचर पर सेल्स के अंदर जो एंजाइमेटिक क्रिया है या मेटाबॉलिज्म जो है सेल का, चय उपापचय, वो चय उपापचय या मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिसकी वजह से सेल की एजिंग जो है, यानी कि सेल का पकना या सेल का जो पीरियड है वो कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो लंबे समय तक क्या रहती है? सुरक्षित रहती है। ठीक है, बाहर की तुलना में अगर अपन देखें, बाहर टेम्परेचर कैसा होता है? 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर, जो कि किसी भी एंजाइमेटिक क्रिया के लिए या मेटाबॉलिज्म के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है। और ऐसी स्थिति में सेल लगातार क्या करेगी? मेटाबॉलिज्म करेगी, यानी कि सेल के अंदर जितना भी रिजर्व फूड मटेरियल है उसको वो यूटिलाइज करके शोषण करती रहेगी। और जब रिजर्व फूड मटेरियल खत्म हो जाता है तो सेल क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम सेल्स या मटेरियल को किस में रखते हैं? फ्रीज के अंदर रखते हैं। क्लियर है? अब अल्ट्रा क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब क्या हो गया? अल्ट्रा लो टेम्परेचर पर कि सेल्स को इतने लो टेम्परेचर पर रखना जहां उसका मेटाबॉलिज्म पूर्ण रूप से रुक जाए। ठीक है, और ऐसी स्थिति में जब पूर्ण रूप से मेटाबॉलिज्म रुक जाता है तो सेल्स को या ऑर्गेनिज्म को हम लंबे समय तक क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व कर सकते हैं, बिना सेल के मरे, यानी बिना सेल को हानि पहुंचाए उसको हम लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। ये तो है थियोरेटिकल कंसेप्ट, ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन का। अब अपन देखते हैं कि नेचुरल रूप से क्रायो प्रिजर्वेशन किस में होता है। नेचुरल रूप से भी प्रकृति के अंदर कुछ ऐसे जीव हैं जो अपनी बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस कर लेते हैं, या जब बाहर का टेम्परेचर लो हो जाता है तो वो अपने बॉडी में इतना चेंजेस कर लेते हैं कि उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो लगभग शून्य हो जाता है या लगभग बंद हो जाता है। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, अपन जैसे ध्रुवीय भालू की बात करें, हालांकि ये क्रायो प्रिजर्वेशन में नहीं आएगा। ध्रुवीय भालू जो है वो शीत निद्रा में चले जाते हैं। शीत निद्रा का मतलब वो काफ़ी लंबे समय तक सोए पड़े रहते हैं जब बहुत ज़्यादा सर्दी बाहर हो जाती है, जब टेम्परेचर -40 ध्रुवीय प्रदेशों में -40 से -80 तक चला जाता है, तो उस समय ध्रुवीय भालू जो है अपनी मेटाबॉलिक रेट को बहुत कम कर देता है। जहाँ अपन नॉर्मली देख रहे हैं कि हार्ट जो है वो 1 मिनट के अंदर 70 से अबव तक धड़कना चाहिए। ठीक है, तो इन जीवों के अंदर जो हार्ट रेट जो है धड़कने की वो हो जाती है 1 मिनट में 4 या 5 बार, यानी बहुत कम मेटाबॉलिज्म उनका होता है, या मेटाबॉलिज्म जो है वो रेट धीमे हो जाती है। लेकिन प्रकृति में कुछ ऐसे जीव भी हैं, जैसे एक माइक्रोस्कोपिक जीव है जिसको अपन वाटर बियर बोलते हैं, टार्डिग्राडा माइक्रोस्कोपिक जीव है। वो अल्ट्रा लो टेम्परेचर या बाहर की तरफ जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो होता है तो अपनी सेल्स के अंदर पानी की हानि कर देता है, मैंने पानी को निकाल देता है, और पानी की जगह पर उसमें एक शुगर सॉल्यूशन है, ट्रिहेलोज भी एक शुगर है, तो पानी की जगह क्या ले लेती है? ट्रिहेलोज ले लेता है, और इस स्थिति में उसकी सेल्स जो है वो जम जाती है, जैसे बर्फ के अंदर जमी है। लेकिन ऐसी स्थिति में वो क्या करता है, उसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो पूर्ण रूप से रुक जाता है, और ये लंबे समय तक, कई सालों तक इस परिस्थिति में पड़ा रह सकता है। जब उसकी नॉर्मल टेम्परेचर आएगा तो उस नॉर्मल टेम्परेचर पे वो वापस एक्टिवेट हो सकता है, पुनर्जीवित, इसको अपन कह सकते हैं कि वो पुनर्जीवित हो सकता है। इसी तरह से प्रकृति के अंदर कई सारे मेंढक हैं, कई मेंढक की प्रजातियां हैं, स्नेक की प्रजातियां, लिजर्ड की प्रजातियां हैं, जो नेचुरल रूप से अपने शरीर के अंदर या शरीर की कोशिकाओं क्या रहता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर से नीचे, यानी कि -40 से -80 डिग्री टेम्परेचर जो है वहाँ पर अपनी सेल्स को जमा देते हैं। और जमाने का मतलब क्या हो गया कि उनकी सेल्स जो वाटर है, सेल का जो पानी है, वो किसी और प्रकार के सॉल्यूशन से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। और ऐसी स्थिति में उनकी सेल्स या वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म लंबे समय तक जस्ट लाइक जैसे फ्रिज के अंदर या बर्फ के अंदर पड़ा है और जीवित रहता है। और जब कभी भी नॉर्मल टेम्परेचर होगा तो उनकी सेल्स वापस एक्टिवेट हो जाती है, यानी कि उनकी सेल के अंदर पूर्ण रूप से मेटाबॉलिज्म बंद हो जाता है। इसी कंसेप्ट को लेकर नेचुरल, वो तो नेचुरल है, इसी कंसेप्ट को लेकर अपन
कृत्रिम रूप से क्या किया गया कि पादप कोशिकाओं को या प्लांट मटेरियल को हिमशीतीकृत किया गया। ठीक है, तो ये तो हुआ कंसेप्ट कि जर्मप्लाज्म में क्या था, मैं उसको प्रिजर्व करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है और क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है। नाउ अब अपन देखते हैं कि क्रायो प्रिजर्वेशन के स्टेप्स क्या हैं या इनके प्रोसेस, इसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहला स्टेप तो है कि प्रिजर्वेशन मटेरियल, कौन सा प्रिजर्वेशन मटेरियल हम काम में लें। नॉर्मली अपन देखते हैं कि 3 तरह का प्रिजर्वेशन मटेरियल काम में ले सकते हैं। एक तो ओवर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ओवर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसका टेम्परेचर लगभग -79 से -80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो इसको अपन काम में ले सकते हैं। इसी तरह से वेपर फेज नाइट्रोजन जो है जिसका टेम्परेचर -150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसको काम में ले सकते हैं। और इसके अलावा लिक्विड नाइट्रोजन जिसका टेम्परेचर जो होता है वो है -190 डिग्री सेंटीग्रेड। सामान्य अपन देखते हैं कि इसी को काम में लेते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन को ही काम में लेते हैं। तो इन तीनों में से किसी को भी हम काम में ले सकते हैं सॉल्यूशन के रूप में, जिसके अंदर हम अपनी डिजायर्ड मटेरियल को क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनका टेम्परेचर कितना है, अल्ट्रा लो टेम्परेचर है, यानी कि माइनस के अंदर भी अपन देख रहे हैं कि 100 से लेकर 180-190 डिग्री सेंटीग्रेड तक, -100 से -190 डिग्री सेंटीग्रेड तक जिनका टेम्परेचर है, इसी को अपन क्या बोलेंगे, अल्ट्रा लो टेम्परेचर बोलेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप तो हो गया कि सिलेक्शन प्रिजर्वेशन मटेरियल कौन सा काम में ले रहे हैं। दूसरा है सिलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल। अब जिस स्पीसीज को या जिस जर्मप्लाज्म को हमें सुरक्षित करना है, प्रिजर्व करना है, उसका कौन सा पार्ट लें, हमें कौन सी सेल्स लें, उनका सिलेक्शन कैसे करें अपन। तो नॉर्मली अपन देखते हैं कि जो सिलेक्शन है वो उससे करने से पहले अपन एक कंसेप्ट और समझ लेते हैं। क्योंकि अपन जानते हैं कि सेल के अंदर 90% तक क्या होता है, पानी होता है। जो उसका जीव द्रव्य है उसमें 90% तक क्या है, पानी है। ठीक है, और पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री से नीचे 0 डिग्री पर जाते ही पानी कैसे होता है, जम जाता है, बर्फ के रूप में क्रिस्टल बन जाता है। ठीक है, चूंकि लाइव सेल के अंदर भी देख रहे हैं अपन क्या है, 90% पानी है। तो जैसे ही अपन इसको 0 डिग्री या 0 डिग्री से नीचे लेकर जाते हैं तो सेल के जीव द्रव्य का जो पानी है वो भी क्रिस्टल फॉर्म यानी बर्फ बन जाता है। और चूंकि बर्फ का आयतन ज़्यादा होता है अपनी जगह की तुलना में, इसको अपन सिंपली समझ सकते हैं। घरों के अंदर फ्रीज़र के अंदर अपन जो पानी रखते हैं तो जो बर्तन होता है उस बर्तन के अंदर थोड़ा सा कम पानी भरते हैं ताकि बर्फ़ जब बनता है तो उसका आयतन बड़ा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अगर अपन बराबर पानी या एक पूरी बॉटल के अंदर अपन फुल पानी भर कर रखें तो कई बार बॉटल टूट सकती है क्योंकि बर्फ़ का आयतन ज़्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में सेल के अंदर का जो पानी जमेगा तो क्या होगा, उसका आयतन बढ़ेगा और सेल डैमेज हो सकती है, सेल की जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाती है। यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो सेल के मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तब ये एक तरीके की क्या हो गई, समस्या हो गई, समस्या उत्पन्न हो गई। तो ऐसी स्थिति में अपन सामान्यतः देखते हैं कि वो मटेरियल काम में ले जिसमें कम से कम पानी हो नेचुरल रूप से। अब कम से कम पानी का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर अपन देखें सीड जो है, बीज जो है, बीज के अंदर पानी लगभग नहीं होता है। किसी भी प्रजाति पौधे जो है उनके जो सीड बनते हैं उस सीड बनने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, डिहाइड्रेशन, यानी सेल्स में से पानी लगभग पूरा निकल जाता है। इसीलिए अपन देखते हैं घरों के अंदर सीड को अपन आसानी से नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं। जैसे घरों के अंदर दाल, चना, चावल, गेहूँ, जौ, बाजरा, ये सब क्या सीड्स हैं प्लांट के, जिनको हम आसानी से नॉर्मल टेम्परेचर पर काफ़ी दिनों तक यानी साल 2 साल तक प्रिजर्व कर रख सकते हैं। कारण क्योंकि इनके अंदर नेचुरल रूप से पानी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। और अभी अपन ने टॉपिक की शुरुआत में ही बताया कि कोई भी चीज़ सड़ती कैसे है या नष्ट कैसे होती जितनी जल्दी, सेल नष्ट कैसे होगी, अगर उसमें पानी मौजूद है और उसका मेटाबॉलिज्म चल रहा हो। ठीक है, तो चूंकि सीड्स के अंदर पानी बहुत कम मात्रा में होता है इसलिए उनका मेटाबॉलिज्म जो है बहुत धीमे होता है, उनकी श्वसन जो गति है वो बहुत धीमे होती है। तो सेलेक्ट करने के लिए हम उन प्लांट स्पीसीज का नॉर्मली या तो सीड लेते हैं, ठीक है, क्या लेंगे, या तो सीड्स लेंगे उसका मटेरियल जो है, या उसके अंदर अपन देखते हैं कि जो ओव्यूल है
या तो ओव्यूल लेंगे या एम्ब्रियो लेते हैं या सीड्स लेते हैं, इनमें से कोई ऐसा मटेरियल जिसके अंदर नेचुरल रूप से अपन देखते हैं कि पानी की कमी हो या पानी कम मात्रा में हो। दूसरे तौर पर अपन देखते हैं मेरिस्टेम भी काम में लेते हैं। विभज्य ऊतक जो है नॉर्मली अपन देखते हैं कि शूट के ऊपर यानी कि तना जो है उसके टिप के ऊपर मेरिस्टेम होता है या रूट के टिप के ऊपर मेरिस्टेम होता है। तो शूट अपेक्स या रूट अपेक्स, चूंकि मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं के अंदर पानी कम मात्रा में होता है, तो इस मटेरियल का यानी सिलेक्शन कैसे करेंगे अपन, जहाँ तक संभव हुए जिस प्लांट स्पीसीज को हमें प्रिजर्व करना उसके वो पार्ट लेते हैं जिसमें सबसे कम मात्रा में पानी हो, ताकि क्रिस्टल फॉर्मेशन की समस्या का सामना कम से कम करना पड़े। लेकिन चूंकि भले ही उसमें पानी की मात्रा कम हो, लेकिन फिर भी जैसे ही 0 डिग्री पर जाएगा, 0 डिग्री से नीचे जाएगा, सेल के अंदर का पानी क्या होता है, जम जाता है बर्फ के रूप में। तो ऐसी स्थिति में अब अपन क्या करते हैं, उससे बचने के लिए, क्योंकि बर्फ अगर जमे क्रिस्टल तो सेल डैमेज होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अपन देखते हैं कि इससे बचने के लिए जो सबसे पहला कंसेप्ट दिया विट्रीफिकेशन का कंसेप्ट, वो दिया लीलिया कुलेशुरा ने, साइंटिस्ट है, लेडी साइंटिस्ट लीलिया कुलेशुरा। उन्होंने इसका कंसेप्ट दिया मिडिल 80s के अंदर, और उन्होंने बताया कि अगर हम एकदम से लो टेम्परेचर पर जाएं, रैपिड यानी एकदम से लो टेम्परेचर पर जाएं, तो पानी को क्रिस्टल फॉर्म में जमने का समय ही नहीं मिलेगा, और वो जस्ट लाइक ग्लास। विट्रिफिकेशन का जो वर्ड है वो आया रोमन ग्रीक भाषा के शब्द से विट्रम से, जिसका मतलब होता है ग्लास यानी कि कांच, कांचन जिसको अपन बोलते हैं। विट्रिफिकेशन का हिंदी वर्ड होगा कांचन। तो यहाँ देखते हैं कि जब अपन रैपिड करते हैं, एकदम से लो टेम्परेचर पर, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पर लेकर जाते हैं पानी को, तो क्या होगा, उसके अंदर बर्फ़ जैसे क्रिस्टल नहीं बनेंगे, बल्कि ग्लास, बिल्कुल लिक्विड ग्लास की तरह बर्फ़ जो पानी जो है उसकी विस्कोसिटी तो बढ़ जाएगी, लिक्विड ग्लास की तरह हो जाएगा, यानी कि वो जम तो जाएगा लेकिन उसमें क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होगा। इसको बोलेंगे अपन विट्रिफिकेशन। और इसके अलावा, ये तो हुआ विट्रिफिकेशन, इसके अलावा अपन देखते हैं कि नॉर्मल जो सेल्स हैं उनके साथ में हम कुछ हिम रक्षक पदार्थ, यानी कि जिनको अपन क्रायो प्रोटेक्टेंट रिएजेंट बोलते हैं, हिम रक्षक पदार्थ, अगर उनके अंदर अपन सेल्स को रख दें तो सेल के अंदर का जो पानी है वो क्रिस्टल फॉर्म में नहीं बदलेगा। तो जो तीसरा स्टेप है, वो तीसरा स्टेप कौन सा है, एडिशन ऑफ क्रायो प्रोटेक्टेंट, यानी कि जो हिम रक्षक पदार्थ हैं उन पदार्थों को मिलाना या उनके अंदर सेल को रखना। अब हिम रक्षक पदार्थ कौन सा है, नॉर्मली अपन देखते हैं कि इसके लिए अपन काम में लेते हैं या तो सुक्रोज काम में लेते हैं या अल्कोहल काम में लेते हैं, ठीक है, या ग्लाइकोल काम में लेते हैं, या कुछ बार अपन कुछ अमीनो एसिड जैसे प्रोलीन है उसको काम में लेते हैं। और एक और पदार्थ है DMSO, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। ये भी एक केमिकल है जिसको भी अपन क्रायो प्रोटेक्टेंट के रूप में लेते हैं। जैसे भी अपन एक एग्जांपल बताया था वाटर बियर का, टार्डाग्रिडा, जो कि एक माइक्रोस्कोपिक जीव है जो नेचुरल रूप से क्रायो प्रिजर्वेशन करता है अपने खुद को, अपने आप को। तो उसकी सेल्स में अपन ने क्या बताया था कि पानी जो है वो ट्रिहेलोज शुगर से रिप्लेस हो जाती है। जो ट्रिहेलोज शुगर उसके शरीर में बन रही है वो उसकी हर सेल के अंदर ज़्यादा मात्रा में जमा हो जाती है, और वो अपने आप में क्या करता है, उसको एज ए क्रायो प्रोटेक्टेंट काम कर रहा है ताकि उसकी सेल के अंदर बर्फ़ नहीं बने, नेचुरल तरीके से। यहाँ अपन कृत्रिम तरीके से कर रहे हैं, तो कृत्रिम तरीके से कुछ अमीनो एसिड जैसे प्रोलीन की बात की अपन ने, या कुछ कार्बोहाइड्रेट जैसे सुक्रोज है, ग्लाइकोल है, इनको काम में लेते हैं। इसी तरह से अल्कोहल काम में ले सकते हैं या डाई मिथाइल सल्फोक्साइड को काम में ले सकते हैं। और इन पदार्थों को अपन क्या करते हैं, जिन सेल्स को या जिन कोशिकाओं में प्लांट मटेरियल को अपने को प्रिजर्व करना है, उनको पहले इनके सॉल्यूशन में डिप करते हैं, ताकि जब इनको एकदम से हिम शीतीकरण करें इनका, तो इनकी सेल के अंदर पानी जम नहीं पाए या क्रिस्टल फॉर्म में नहीं आए। तो तीसरा स्टेप हो गया एडिशन ऑफ क्रायो प्रोटेक्टेंट। नाउ चौथा स्टेप है फ्रीजिंग, यानी कि अब आएगा फ्रीजिंग करना उनको, यानी कि उनको एकदम लो टेम्परेचर पर लेकर जाना। अब ये भी अपन देखते हैं कि इसमें भी 3 प्रोसेस हो सकते हैं, एक स्लो फ्रीजिंग, एक रैपिड फ्रीजिंग, एक ड्रॉप फ्रीजिंग।
पहले बात करते हैं अपन स्लो फ्रीजिंग की। स्लो फ्रीजिंग का मतलब है कि जहां हम प्लांट मटेरियल को या सेल्स को एकदम से फ्रीज नहीं करते हैं, बल्कि उनको धीरे धीरे फ्रीजिंग अल्ट्रा लो फ्रीजिंग पर लेकर जाते हैं, जिसमें अपन जो फ्रीजिंग की रेट जो है वो क्या करते हैं 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -2 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट की दर से जो रेट है फ्रीजिंग की वो क्या करते हैं 0.5 से लेकर -2 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट की दर से अपन उस मटेरियल को क्या करते हैं धीरे धीरे फ्रीज करते हैं। और उससे पहले अपन क्या डाल देते हैं उसमें क्रायो प्रोटेक्टेंट डाल देते हैं, जिससे उसके अंदर बर्फ़ के क्रिस्टल नहीं बने। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है वो स्लो फ्रीजिंग का प्रोसेस कहलाता है। देन रैपिड फ्रीजिंग। रैपिड फ्रीजिंग का मतलब है कि कई बार कुछ मटेरियल ऐसा होता है जिसको अपन लो फ्रीजिंग करें तो वहाँ सेल को डैमेज होने का खतरा रहता है, चाहे उसमें प्रोटेक्टर मिलाए हुए हो तब भी। तो ऐसी स्थिति में उन मटेरियल को अपन क्या करते हैं सीधे ही डायरेक्ट अपन लो टेम्परेचर पर ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसको अपन क्या कहते हैं रैपिड फ्रीजिंग कहते हैं। इसमें अपन देखते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं जिस मटेरियल को या जिस प्लांट मटेरियल को हमें प्रिजर्व करना है उसको कुछ समय तक तो यानी करीब आधे घंटे तक के लिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड जो नॉर्मल फ्रिज का टेम्परेचर होता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले तो अपन क्या करते हैं उसको रखते हैं आधे घंटे तक, और उसके बाद में क्रायो प्रोटेक्टर मिलाकर उसको सीधे ही अपन लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर जिसका टेम्परेचर -190 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसमें अपन डायरेक्ट वहाँ पर क्या कर देते हैं उसको फ्रीज कर देते हैं। तो ये कहलाता है रैपिड फ्रीजिंग, ठीक है। और रैपिड फ्रीजिंग का कंसेप्ट अभी अपन ने बताया था किसमें विट्रिफिकेशन के अंदर, यानी कि उसको इतनी तेज़ी से उसका फ्रीजिंग इफेक्ट करना जिससे सेल के अंदर के पानी को क्रिस्टल बनाने का टाइम ही नहीं मिले और वो सीधा किस में हो जाए ग्लास स्टेज के अंदर आ जाए, ग्लास स्टेज जिसको विट्रिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो कहलाएगा रैपिड फ्रीजिंग मेथड। देन एक और मेथड है ड्रॉप फ्रीजिंग मेथड। ड्रॉप फ्रीजिंग मेथड के अपन देखते हैं कि मटेरियल्स को हम छोटी छोटी ड्रॉपलेट के अंदर क्या कर सकते हैं फ्रीज कर सकते हैं। और ये ड्रॉपलेट किसकी हो सकती है एक फॉइल जो अपन टिश्यू कल्चर के अंदर देखते हैं नॉर्मल जैसे कैलस है या कुछ सेल्स है या मेरिस्टेम है, उस मेरिस्टेम को लेकर हम क्या करते हैं कि पहले जो अपना क्रायो प्रोटेक्टेंट है उन क्रायो प्रोटेक्टेंट की 1 या 2 बूंद अपन बनाते हैं माइक्रो पिपेट से, और उन बूंद के अंदर अपन क्या करते हैं इन मटेरियल को या प्लांट सेल को रखते हैं, ठीक है। और अब इन बूंद को अपन क्या करते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर पर लेकर जाते हैं, अल्ट्रा लो फ्रीजिंग टेम्परेचर पर। तो इस मेथड को अपन क्या बोलते हैं ड्रॉप फ्रीजिंग मेथड बोलते हैं। तो इन तीनों में से किसी भी एक मेथड के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं जो मटेरियल अपन ने सेलेक्ट किया है उसको अल्ट्रा लो टेम्परेचर पर फ्रीजिंग कर सकते हैं। अब एक बार अपन ने फ्रीज कर दिया उनको तो उनको रखें कहाँ, ठीक है, यानी कि उनका स्टोरेज कैसे करें। तो जब अपन उनको फ्रीज कर देते हैं या इस टेम्परेचर पर लेकर आ जाते हैं यानी इतने निम्न तापमान पर लेकर आ जाते हैं तो अब इनको स्टोरेज करने के लिए नॉर्मली अपन देखते हैं कि लिक्विड नाइट्रोजन ही सबसे बेटर क्या रहता है अपने पास में ऑप्शन रहता है। तो इन मटेरियल को जब अपन ने बहुत लो टेम्परेचर पर लेकर आ गए तब इनको लिक्विड नाइट्रोजन के सिलेंडर में, लिक्विड नाइट्रोजन उनके सिलेंडर होते हैं उन सिलेंडर के अंदर अपन इनको रख देते हैं और समय समय पर उसका लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो बदलते रहते हैं ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो लगातार -190 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहे। इस प्रक्रिया के दौरान हम कई सालों तक क्या कर सकते हैं प्रिजर्व कर रख सकते हैं। आजकल तो इसका बहुत कॉमन उपयोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में है। पशुओं के अंदर अपन देखते हैं कृत्रिम गर्भाधान जो करते हैं उसके अंदर जो स्पर्म्स होते हैं इन स्पर्म्स को लिक्विड नाइट्रोजन के कंटेनर में रख कर लेकर जाते हैं, बहुत कॉमन हो गया गाँवों के अंदर भी आपने देखा होगा। तो वहाँ अपन देखते हैं कि जो कंटेनर है लिक्विड नाइट्रोजन के उसके अंदर रख कर क्या करते हैं इनको जो स्पर्म्स है उनको लेकर जाते हैं और जब कभी भी उनको प्रिजर्व इंसेमिनेशन करना होता है उस कंटेनर से निकाला कुछ समय तक वाटर बाथ में रखा गर्म किया उनको और उसके बाद में इंसेमिनेट कर देते हैं। तो वो तो कहलाएगा स्टोरेज। नाउ नेक्स्ट स्टेप है थाउनिंग। थाउनिंग का मतलब होता है कि जब कभी भी इन सेल्स को हमें वापस काम में लेना है यानी इनको वापस एक्टिव करना है तो जैसे अपन ने इनको फ्रीजिंग के लिए एक प्रोसेस अपनाया वैसे वैसे उनको वापस एक्टिव के लिए भी उनको क्या करना पड़ता है एक प्रोसेस अपनाना पड़ता है एक्टिव करने के लिए भी, उसको अपन बोलते हैं थाउनिंग। और थाउनिंग अपन देखते हैं कि नॉर्मली कैसे करते हैं वाटर बाथ के अंदर, यानी कि जो लिक्विड नाइट्रोजन या जिस किसी भी फ्रीजिंग में सोल्यूशन के अंदर अपन उसको फ्रीज किया है उसमें से सेल्स को निकालना
और इसको धीरे धीरे वापस नॉर्मल टेम्परेचर पर लेकर आते हैं। और वो कैसे करते हैं अपन, वाटर बाथ के ऊपर, यानी उसको गर्म करते हैं, धीरे धीरे टेम्परेचर उसका बढ़ाते हैं ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए सेल्स। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, थाउनिंग बोलते हैं। क्लियर है। अब नॉर्मल टेम्परेचर पर तो आ गया, लेकिन उसके साथ में साथ में क्या लगा हुआ है, क्रायो प्रोटेक्टेंट भी लगे हुए हैं। तो इसको भी रिमूव करना, क्योंकि कई बार क्रायो प्रोटेक्टेंट जो है वो टॉक्सिक हो सकते हैं जब उनको वापस रिकल्चर करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो क्रायो प्रोटेक्टेंट हैं उनको भी लगातार वॉश करते हैं। और वॉश किससे करेंगे अपन, अगर प्लांट टिश्यू कल्चर की बात कर रहे हैं तो जो कल्चर मीडिया है उस कल्चर मीडिया से अपन लगातार कई समय तक या कई बार उसको वॉश करेंगे। ठीक है, और देन वॉश करने के बाद में अब इनको अपन रिकल्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो वॉश करने का भी एक तरीका है, या रिकल्चर करने से पहले उसको एक्युमुलेट करना। तो जब अपन ने कई बार उसको क्या कर लिया, वॉश कर दिया, अब फिल्टर पेपर पर इस सेल्स को, जिसके ऊपर अभी कुछ मात्रा में क्रायो प्रोटेक्टेंट हैं, इनको रखकर सॉलिड जो कल्चर मीडिया, उस कल्चर मीडिया पर रखते हैं और ये लगातार बदलते रहते हैं कुछ मिनट के अंदर, ताकि उसमें अगर थोड़ी मात्रा में कोई प्रोटेक्टेंट रहा हो तो वो भी उसमें से लीच आउट हो जाए, अलग हो जाए। अब इन सेल्स को क्या कर सकते हैं अपन, रिकल्चर कर सकते हैं। और रिकल्चर का मतलब क्या हो गया कि इन सेल्स को वापस किसके ऊपर रखेंगे अपन, रूट जो मीडिया है, कल्चर मीडिया है, उस कल्चर मीडिया पर रखकर अब हम इनको ग्लास हाउस के अंदर रखेंगे, जहाँ पर ये क्या करेंगे, वापस सेल्स जो है वो रिकल्चर होगी। तो वो मीडिया कौन सा होगा, अकॉर्डिंग टू प्लांट स्पीसीज, जो अपन ने प्रोटोकॉल के अनुसार बनाया है। नॉर्मली अपन एमएस मीडिया ही काम में लेते हैं, और एमएस मीडिया के अंदर कुछ थोड़ा बहुत फेरबदल कर अपना उस प्लांट स्पीसीज के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मीडिया बनाते हैं, जिसके ऊपर हम इन सेल्स को वापस क्या कर सकते हैं, रिकल्चर कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस कहलाएगा, ये प्रोसेस पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। छोटा टॉपिक है अपना, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है, फुल लेंथ का क्वेश्चन बनता है, वर्णात्मक क्वेश्चन, तो आसानी से इसके अंदर हम नंबर कमा सकते हैं। तो अगर टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर कमेंट्स लिखिए।